बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सरोज नाम की विधवा औरत अपनी दो बेटियों रानी और रुचि के साथ रहती थी और गांव के लोगों के घर घर जाकर उनकी गाय भैंसों के लिए चारा काटने का काम करती थी। पति के गुजरने के बाद वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों में ही अपना सहारा ढूंढती थी। इसलिए उसने दोनों बेटियों को गांव के ही सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। रानी और रुचि पढ़ाई में भी अच्छी थी। जहां रानी काफी शांत स्वभाव की लड़की थी, वहीं रुचि तेज तर्रार और शातिर थी। एक दिन, बस जल्दी से तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो मैं थोड़े सुख के दिन देख लूं। माँ, तू क्यों फिक्र करती है? सब सही हो जाएगा। बस 2-4 साल की ही तो बात है। पढ़ाई खत्म होने दो, देख लेना कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और फिर सब सही हो जाएगा। तुम भी ना रानी, क्यों माँ को झूठी तसल्ली दे रही हो? अरे पढ़ाई करने के बाद भी बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर एक नौकरी करोगी। मेरी मानो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद में एक अमीर लड़के से शादी कर लो और फिर उसी की कमाई का कुछ हिस्सा माँ को देती रहना। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी मत कहना। हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते? लगता है तुमने तो यही सोचा हुआ है। तो इसमें बुराई क्या है? नौकरी करें या ना करें, फिर भी शादी तो करनी ही है। फिर शादी ही क्यों ना कर ले? अच्छे से घर में शादी हो जाएगी तो नौकरी का झंझट ही खत्म। ठाट बाट से रानी बनकर रहो। रुचि, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये फालतू की बातें आइंदा से मेरे सामने कभी मत करना। थोड़ी लाज शर्म है या नहीं? रुचि मुंह बनाकर घर से बाहर चली जाती है। रानी अपनी माँ को समझाने लगती है, पर रुचि की बात सुनकर सरोज काफी गुस्से में थी। थोड़ा समय बीतने के बाद दोनों बहनें अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती हैं और रानी वही बच्चों को ट्यूशन देने का काम करने लगती है और साथ ही साथ नौकरी भी ढूंढने लगती है। रुचि पढ़ाई खत्म होने के बाद अपनी अमीर बनाई गई सहेलियों से मिलती जुलती और शाम तक घर आती। रुचि, मैंने कल देखा तुम जमींदार के लड़के के साथ घूम रही थी। खबरदार जो आइंदा मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ घूमते देख लिया। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो। इसमें बुराई क्या है माँ? आजकल तो सभी लड़के लड़कियां इसी तरह ही मिलते हैं, क्या गांव क्या शहर। और वो मुझे पसंद करता है और कल ही अपने माँ बाबा से मेरे लिए बात करेगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तुझे क्या लगता है कि वो अमीर ज्यादा आएगा अपने माँ बाप के साथ और तेरा हाथ मांगेगा? कल से घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रानी, इस पर नजर रखियो। सरोज के चले जाने के बाद, क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? माँ सच कह रही है रुचि, अभी भी संभल जा। तुझे क्या लगता है कि जमींदार का लड़का लोगों के घरों में चारा काटने वाली की लड़की से शादी करेगा? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है और वो अपने माँ बाबा को हमारे घर लेकर आएगा। उधर जमींदार का लड़का समीर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि उसे रुचि से ही शादी करनी है। तुझे पता है उसकी माँ घरों में चारा काटती है, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो हम लोगों से रिश्ता जोड़े। पर समीर खुद को मारने की धमकी देकर किसी तरह अपने माता पिता को शादी के लिए राजी कर लेता है और फिर सादे तरीके से समीर और रुचि की शादी हो जाती है। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी तो कर ली और वो अमीर भी हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरह का उसकी सास शादी में व्यवहार कर रही थी, वो कभी भी रुचि को खुश नहीं रहने देगी। ऐसा मत बोल माँ, तू माँ है, उसे अच्छी दुआएं दे। रानी के पास अब पढ़ने के लिए काफ़ी सारे बच्चे आने लगे। तभी स्कूल की एक टीचर ने उसे बोला कि रानी, अगर तुम्हें पढ़ाना ही है तो तुम आगे की तैयारी क्यों नहीं करती? रानी को अपनी टीचर की बात अच्छी लगती है और फिर वो अपनी माँ से पैसे लेकर एनटीटी में दाखिला ले लेती है और शाम के समय वो बच्चों को ट्यूशन देती है। और उधर रुचि शादी करके अमीर तो बन गई, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसकी सास उसे हमेशा गरीब होने का ताना देती। समीर, अपनी माँ को सीधे सीधे बोल दो, हर वक्त मेरी बेइज्जती ना किया करे। आखिर अब मैं भी घर की बहू हूं, जब भी देखो मुझे गरीब होने के ताने देती रहती है। मुझे तो नहीं लगता कि कभी कुछ सही हो पाएगा। आज मैंने जरा ये अच्छी साड़ी क्या डाल ली तो मुझे बोल रही थी कि कभी देखी है इतनी महंगी साड़ी। इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाओ। अब हमने अपनी पसंद से शादी करी है तो ये सब तो होगा ही ना। कुछ दिन बाद ही रुचि अपनी माँ से मिलने के लिए आती है।
घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में से रुचि उतरती है और बहुत सारे गिफ्ट अपनी माँ और बहन के लिए लेकर आती है। समीर नहीं आया साथ में? नहीं माँ, उन्हें काम था इसलिए वो नहीं आए। मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैं चली आई। या वो इसलिए नहीं आया क्योंकि गरीबों के घर आते हुए उसे शर्म आएगी? माँ, पहली बार वो घर आई है, गुस्सा मत करो। आओ रुचि, बैठो और बताओ क्या चल रहा है। तू खुश तो है ना मेरी बहन? हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा है। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पास एक बड़ा सा कमरा है जिसमें एक बड़ा सा एसी लगा है। बाहर कितनी गर्मी है इसका तो एहसास तक भी नहीं होता, और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। चलो शुक्र है, तू अमीर बनना चाहती थी तो बन ही गई। फिर सरोज अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और जाते वक्त उसे एक साड़ी और कुछ रुपए देती है। और उधर जब रुचि ससुराल पहुंचती है, ये 250 रुपए की साड़ी दी है तुम्हारी माँ ने? ऐसी साड़ियां तो मैं अपने नौकरों को भी नहीं देती। और ये क्या, 151 रुपए? क्या तुम भी अपने घर में यही सब लेकर गई थी? यहां से तो तुम हजारों का सामान लेकर गई थी। तुम गरीब लड़कियां इसीलिए अमीर लड़कों से शादी करती हैं। तभी समीर वहां आ जाता है। माँ, मुझे पता है कि तुम हमारी शादी से नाराज हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी बातें करोगी। रुचि अब इस घर की बहू है। अगर आप इसे इज्जत नहीं दे सकती हो तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर समीर रुचि को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी चल रही थी। उधर रानी अपनी एनटीटी की पढ़ाई खत्म कर लेती है और एक सरकारी स्कूल में नर्सरी क्लास की टीचर लग जाती है। नौकरी लगते ही सबसे पहले वो अपनी माँ को काम पर जाने से रोकती है। नहीं माँ, बस मैंने कह दिया ना, अब तुझे लोगों के घरों में जाकर चारा काटने की जरूरत नहीं है। तू बस अब घर में रह और घर को देख। अभी माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि रुचि रोते हुए आती है। क्या हुआ मेरी बेटी, इस तरह क्यों रो रही है? क्या तेरे ससुराल में कुछ हुआ है? उन लोगों ने कुछ कह तो नहीं दिया? रुचि रोते रोते अपनी माँ और बहन को बताती है कि किस तरह ससुराल में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और दिन रात ताने मारे जाते हैं। ओह, मैं जानती थी बेटा ये सब होने वाला है आगे, पर तब तो तुझे मेरी हर बात बुरी लग रही थी। आज माना तू बहुत अमीर हो गई है, लेकिन सच बता, क्या तू खुश है? अगर यही मेहनत तूने अपने जीवन को संवारने में की होती और मेहनत और लगन के साथ अच्छी जगह नौकरी कर अमीर हुई होती तो गर्व के साथ कहती, और साथ ही साथ हमारा सर भी गर्व से ऊंचा होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि तू कभी भी परेशान हो तो यहाँ मत आ, पर बेटा ये तेरा फैसला था और अब तुझे अपना घर देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर जिससे तेरे ससुराल वाले तेरी इज्जत करें। देख बहन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय बुरा ज़रूर होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता। तू समीर से बात कर और उसे बोल कि वो घर के लोगों को समझाए। तुम दोनों को मिलकर ही अब अपनी गृहस्थी अच्छी करनी है। काश काश ये बातें मुझे पहले समझ आती। तब तो बस मुझे लग रहा था कि एक अमीर लड़के से शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ बन जाएगी। पर माँ, मैं समझ गई हूँ, आज के समय में अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है। रानी को भी तो देखो, कितनी इज्जत से नौकरी कर रही है और तेरा ख्याल भी कितने अच्छे से रख रही है। मैं अमीर हो गई हूँ, लेकिन ना तो मैं खुश हूँ और ना मैं तुम लोगों को खुश कर पा रही हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। थोड़ा संयम से काम ले और हालातों को समझकर ही काम किया कर, सब सही हो जाएगा। रुचि अपने घर आ जाती है। तभी उसे अपने सास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर वहां जाती है तो देखती है कि घर के अंदर चोर घुसा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है और अलमारी खुली हुई है। उसकी सास नीचे गिरी हुई है और उसके पेट से खून निकल रहा है। सारी स्थिति अचानक से इतनी बदल गई कि रुचि को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कमरे में रखा हुआ पीतल का एक बड़ा सा फूलदान उस चोर के सर पर दे मारा और रुचि चोर चोर करके चिल्लाती है। तभी घर का नौकर भागकर आता है और चोर को पकड़ लेता है। वो अपने गले में पड़ा हुआ दुपट्टा निकालकर अपनी सास के पेट पर बांधती है और एम्बुलेंस बुलाती है। हाँ हाँ समीर, पुलिस ले गई थी चोरों को पकड़कर, पर तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी जी का काफी खून बह गया है। हाँ हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि हमें खून की जरूरत है। फिर रुचि का खून अपनी सास के खून से मैच कर जाता है तो वो अपनी सास को खून देती है। तब तक समीर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
अभी उनकी हालत काफी बेहतर है। खून ज्यादा बह गया है तो इसलिए कमजोरी रहेगी। अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। ठीक है डॉक्टर। और मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है। अभी उन्होंने खून दिया है तो वो भी थोड़ा कमजोर फील कर रही होंगी। उन्हें कुछ खिला पिला दीजिए। जब समीर की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो रुचि को अपने पास बुलाती है। मेरी प्यारी बहू, तूने उस दिन बहुत हिम्मत दिखाई और मेरी जान बचाई। कहा सुनी तो होती रहती है। सब भूल जाना और मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहो मम्मी, बस आप जल्दी ठीक होकर घर आ जाओ। रुचि और समीर हॉस्पिटल आकर रोज अपनी माँ का ख्याल रखते और फिर जब वो हॉस्पिटल से घर पहुंचती है तो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। सविता और रविता दोनों सगी बहनें थीं। दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके माता पिता रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गए हुए थे। वहां हुए हादसे में उन दोनों की जान चली गई और जब ये बात सविता और रविता दोनों को पता चली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आस पड़ोस के लोग उन दोनों बहनों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चों, हौसला रखो। होनी को कौन टाल सकता है। तुम लोगों ने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया है। संभालो खुद को। अगर तुम दोनों चुप ना हुई तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाई हूं, पहले ये खा लो। देखो ना आंटी, खुशी खुशी घर से गए थे और अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। कैसे यकीन कर ले, कैसे? बेटा, भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है। तुम दोनों बहनें अब खुद को संभालो, एक दूसरे का सहारा बनो। तभी सविता रविता की तरफ देखती है। उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बहन को गले लगा लेती है और फिर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर आखिर वो दोनों थोड़ा खाना खाती हैं और फिर सबके चले जाने के बाद सो जाती हैं। कुछ दिन तक दोनों बहनों का ख्याल पड़ोसी रख लेते हैं, लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सविता रविता भी अब तक खुद को संभाल चुकी थी। सविता, देखो तो माँ जिस डिब्बे में पैसे रखती थी, अब कितने कम बचे हैं। बहन, इस तरह तो काम नहीं चलने वाला। हम दोनों को कोई ना कोई काम करना होगा। क्या काम करें? हम भी अपने बाबा की तरह आइसक्रीम बेचेंगे और क्या कर सकते हैं। फिर हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। थोड़े से ही पैसे बचे हैं, इनमें से कुछ पैसों से आइसक्रीम बनाने का सामान ले आते हैं। दोनों बहनें बाजार जाकर सामान ले आती हैं। उन्हें पता था कि उनके बाबा आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, क्योंकि दोनों बहनें अधिकतर अपने बाबा की मदद किया करती थी। जैसे तैसे करके दोनों बहनें आइसक्रीम तैयार करती हैं और अगले दिन अपने बाबा का आइसक्रीम का ठेला लेकर आइसक्रीम बेचने के लिए निकल पड़ती है। ठंडी ठंडी, मीठी मीठी, रसीली रसीली आइसक्रीम। आओ बच्चों, 5 रुपए की आइसक्रीम। रविता भी सविता के साथ बच्चों को आवाज लगा रही थी। पार्क में खेल रहे बच्चे आइसक्रीम की तरफ देखते हैं और अपने अपने घर पैसे लेने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन बहुत देर तक पार्क के बाहर खड़े रहने के बाद भी दोनों बहनों की थोड़ी सी ही आइसक्रीम बिकी थी। आज पता चल रहा है बाबा कितनी मेहनत करते थे। देखो तो अभी तक कितनी कम आइसक्रीम बिकी है। उधर देखो सविता, वो आइसक्रीम वाला, वहां कितनी भीड़ लगी हुई है। उसका ठेला देख रही हो कितना सुंदर है और उसके पास तरह तरह की आइसक्रीम है। हमारे पास तो बाबा की बनाई हुई आइसक्रीम के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे पुराने तरीके की बनाई हुई आइसक्रीम को लोग पसंद नहीं कर रहे। याद है तुम्हें, एक बारी बाबा ने कहा था कि इस तरह का बड़ा आइसक्रीम का ठेला लगाने का उनका कितना मन था, पर इसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। दोनों बहनें अपने ही ठेले में से एक एक आइसक्रीम निकालकर खाने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि एक गरीब भिखारी से दिखने वाले बूढ़े आदमी को एक गाड़ी टक्कर मारकर निकल जाती है। दोनों बहनें भागकर उस बूढ़े आदमी को उठाती हैं और पानी से उसके जख्मों को साफ करती हैं। जीती रहो बच्चियों। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे, सदा खुश रखे। कितनी दयालुता है तुम दोनों में। अरे उस गाड़ी वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी। बाबा, अभी तो हमारे पास ये आइसक्रीम है और ये घर से हम अपने लिए रोटी लेकर आए थे। तुम ये खा लो। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। हाँ, तुम्हारी आइसक्रीम बड़ी अच्छी लग रही है, मैं वो खा लेता हूँ। सविता ठेले में से आइसक्रीम निकालकर बूढ़े आदमी को खाने के लिए देती है। अरे वाह, ये तो पारंपरिक तरीके से बनी हुई आइसक्रीम है। मजा आ गया। बहुत दिनों बाद ऐसी आइसक्रीम खाई है। ये लो बूढ़े बाबा, और खाओ। वैसे भी इन आइसक्रीम को कोई खरीद नहीं रहा है। अब सब लोग नए नए तरीके की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं।
बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी दो चार आइसक्रीम खा जाता है। फिर वो अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकाल कर सविता की तरफ बढ़ा देता है। नहीं नहीं बाबा, आप तो बस हम दोनों बहनों को आशीर्वाद दो कि हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। भगवान ने हमारे माता पिता का साया तो हमारे सिर से छीन ही लिया है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनों को घबराना नहीं चाहिए। वो बूढ़ा आदमी उनके आइसक्रीम के ठेले के पास जाता है और घूम घूम कर ऊपर नीचे चारों तरफ उनके ठेले को छूते हुए कोई मंत्र बोलने लगता है। दोनों बहनें हैरानी से बूढ़े बाबा को ऐसा करते हुए देख रही थी, और जब बूढ़े बाबा मंत्र बोलकर हटते हैं तो दोनों हैरान हो जाती हैं। वहां पर आइसक्रीम का एक बड़ा सा स्टॉल था जिस पर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी। हल्का म्यूजिक चल रहा था और उस ठेले के अंदर बहुत सारी तरह की आइसक्रीम थी। दोनों हैरानी से बूढ़े बाबा की तरफ देखती हैं। ये लो, तुम्हारे पास भी अपना एक स्टॉल हो गया, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जादुई आइसक्रीम स्टॉल। क्या मेरी आंखें सपना देख रही हैं? ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या सचमुच में इसमें रखी हुई सारी आइसक्रीम जादुई है? मेरे बच्चों, ये जादुई आइसक्रीम स्टॉल है। इसके अंदर कभी आइसक्रीम खत्म नहीं होगी। जो भी ग्राहक तुमसे जो भी आइसक्रीम मांगेगा वो इसमें से निकल आएगी। दोनों बहनें आइसक्रीम के ठेले को हाथ लगा लगा कर देख रही थी। वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो बूढ़े बाबा वहां नहीं थे। तभी दो बच्चे वहां आकर आइसक्रीम मांगते हैं। मुझे एक चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। सविता डरते डरते हाथ डालकर अंदर से आइसक्रीम निकालती है तो उसके हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम थी। ये लो बच्चे। रविता भी दूसरे बच्चे को उसकी पसंद की आइसक्रीम निकाल कर देती है। वो हैरान थी। वहां पर धीरे धीरे बच्चों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कुछ औरतें भी वहां पर आकर आइसक्रीम खरीदती हैं। तुम्हारा आइसक्रीम स्टॉल तो बहुत ही यूनिक लग रहा है। ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? बस ऐसे ही सोचा, आजकल ऐसी चीजें ही बिकती हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे स्टॉल के बारे में सोचा। रविता सविता देखती है कि उनकी आइसक्रीम धड़ाधड़ बिक रही है और उनके पास अब ढेर सारे पैसे भी जमा हो गए हैं। रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों बहनें अपने स्टॉल को जैसे ही धकेलती हैं वो बड़े आराम से चल रहा था। वो घर तक पहुंच जाती है। सुबह किसी और ठेले को ले जाते हुए और शाम को किसी और ठेले के साथ आता हुआ देखकर पड़ोसी रविता और सविता से सवाल करते हैं। अरे रविता सविता, ये ठेला तो बहुत सुंदर लग रहा है। कितनी सुंदर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है। मैंने तो आज से पहले आइसक्रीम का ऐसा ठेला देखा ही नहीं। आंटी, इसे आइसक्रीम का ठेला नहीं, स्टॉल कहते हैं। हाँ हाँ, जो भी कहते हैं, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारे पास आइसक्रीम बची है? बच्चे मांग रहे हैं, अगर हो तो दे दो। तभी पड़ोसन के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और अपनी पसंद की आइसक्रीम मांगने लगते हैं। रविता और सविता उन बच्चों को उनकी पसंद की आइसक्रीम निकाल कर दे देती है। बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। रविता और सविता भी घर के अंदर आकर खाना बनाकर खाने के बाद आज के कमाए हुए पैसों को गिनने लगती हैं। कितने सारे पैसे! अब हम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब उस बूढ़े बाबा का चमत्कार है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को हमारे ऊपर दया आ गई और किसी चमत्कार से वो वहां आ गए। हाँ सविता, तुम सही कह रही हो। देखा नहीं, हम लोग कितना उदास हो गए थे, फिर अचानक से ये चमत्कार हो गया और फिर बच्चों की इतनी भीड़। जो भी आइसक्रीम वो बोल रहे थे वही यहाँ से निकल रही थी। क्यों ना हम दोनों भी एक एक आइसक्रीम खाएं? दोनों बहनें अपनी पसंद की आइसक्रीम का नाम लेती हैं और वही आइसक्रीम बाहर निकल आती है। दोनों बहनें खुशी खुशी आइसक्रीम खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह वो फिर आइसक्रीम बेचने के लिए चल पड़ती हैं। उनका बड़ा आइसक्रीम स्टॉल देखकर लोग हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। फिर वो एक सिनेमा हॉल के बाहर अपने स्टॉल को खड़ा कर लेती हैं। बड़ा यूनिक आइडिया है, चलता फिरता आइसक्रीम स्टॉल। और तुम लोगों ने इसे सजाया भी बहुत सुंदर है। कौन कौन सी आइसक्रीम रखती हो? हर तरह की आइसक्रीम है हमारे पास, आपको कौन सी चाहिए? तभी वो आदमी दो तीन तरह की आइसक्रीम का नाम लेता है। उसका परिवार भी उसके साथ था। सविता और रविता आइसक्रीम स्टॉल से आइसक्रीम निकाल निकाल कर उस आदमी को दे देती हैं। वो आदमी उन्हें पैसे देकर अपने परिवार के साथ आइसक्रीम खाने लगता है। सभी आइसक्रीम की बड़ी तारीफ करते हैं। तभी इधर उधर आने जाने वाले लोग चलते फिरते इस स्टॉल को देखकर खींचे चले आते हैं, और जो भी आइसक्रीम वो मांगते सविता और रविता उन्हें वही आइसक्रीम खाने के लिए देती। वनीला चॉकलेट आइसक्रीम देना। अभी लो। वो आइसक्रीम निकालकर उस लड़के को दे देती है। कितने पैसे हुए? 100। वो लड़का अपनी जेब में से 100 रुपए निकालकर रविता को देता है और आइसक्रीम खाने के बाद। मैं अपने मामा के यहाँ जाता हूँ, तो मैंने ये आइसक्रीम वहां खाई थी।
मुझे नहीं पता था कि जो स्वाद मैं सोच रहा था वही इस आइसक्रीम का भी होगा। मजा आ गया। अब तो मैं रोज यहीं पर ही आइसक्रीम खाने आऊंगा। रविता और सविता देखती हैं कि जो भी उनके स्टॉल पर आता, वो जो भी आइसक्रीम सोचता वही आइसक्रीम तैयार मिलती। देखते ही देखते वो दोनों बहनें अपने आइसक्रीम स्टॉल की वजह से फेमस हो जाती हैं, और फेमस होते ही उनके पास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। अब वो दोनों बहनें जादुई आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम बेचकर बहुत अमीर हो जाती हैं। एक दिन कुछ अनाथ गरीब बच्चों को देखकर दोनों बहनें, देख रही हो सविता, इन बच्चों के भी माँ बाप नहीं है, और जरूरी नहीं है हमारी तरह इनकी किस्मत भी इतनी अच्छी हो कि कोई इनके लिए मददगार बनकर आ जाए। तेरे मन में क्या चल रहा है बता मुझे, क्यों ना हम इन सब बच्चों की मदद करें। फिर दोनों बहनें उन गरीब अनाथ बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती हैं, खाने का सामान देती हैं, और सब बच्चों का एडमिशन पास के ही सरकारी स्कूल में करा देती हैं। इस तरह देखते ही देखते वो सब बच्चों की मदद करते हुए उन्हें अपने साथ ही रखने लगती हैं, और जादुई आइसक्रीम स्टॉल की मदद से वो अब बहुत अच्छे हालात में आ जाती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।